वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिसका बेस ईयर बदल के 1 अप्रैल 1981 से 1 अप्रैल 2001 कर दिया गया है और ये फाइनेंस बिल 2017 के द्वारा किया गया है, जो 1 फरवरी 2017 को प्रेजेंट किया गया था बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। मेरा नाम CS KK अग्रवाल है। मैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का फैकल्टी हूँ। मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरी ऑनलाइन क्लासेस superprops.com में अवेलेबल है और मेरे ई बुक्स taxbykk.com और amazon.in में अवेलेबल है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बेस ईयर 1 अप्रैल 1981। तो ये पहले बेस ईयर 1 अप्रैल 1981 था। बेस ईयर का मतलब जिसका वैल्यू 100 है, उसके बाद कितना हो गया वैल्यू 109। इन दोनों में जो डिफरेंस है इसका मतलब यही होता है, नाम से ही पता लग रहा है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अगर आपने कोई एसेट 100 रुपए में खरीदा है 81-82 में, तो अगले साल उसकी वैल्यू 109 मानी जाएगी, यानी कि 9% का इन्फ्लेशन है। तो जितना भी ये वैल्यू दिया हुआ विथ रेस्पेक्ट टू 100 दिया हुआ है, तो 2 साल में इन्फ्लेशन कितना है 16% का, 3 साल में इन्फ्लेशन कितना है 25% का। अगर आप कोई एसेट 81-82 में खरीदा हुआ है, मान लीजिए उसकी वैल्यू 100 है, तो 16-17 में उसकी वैल्यू 1125 मानी जाएगी। लेकिन अब ये बेस ईयर 1 अप्रैल 1981 से क्या कर दिया गया है, 2001-2 कर दिया गया, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी 426, यानी कि ये 426 की जगह क्या आएगा 100 आएगा। अब हमने क्या किया, 2-3 की वैल्यू क्या आएगी, बहुत सिंपल है, आपने इंडेक्स नंबर पढ़ा भी होगा। तो हमने क्या किया, 447 डिवाइडेड बाय 426 इंटू 100 कितना आ गया 105। सिमिलरली 463 इंटू 100 डिवाइड बाय 426, ये नेक्स्ट ईयर का आ गया, कितना आ गया वैल्यू 109 आ गया। सो सिमिलरली हम लोग करेंगे क्या, जितनी भी यहाँ वैल्यू दी हुई है इन सबको मैं 426 से डिवाइड कर दूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारा नया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का टेबल बन जाएगा। 100, 105, 109, 113 इस तरह से, जो 16-17 का 264 जाएगा। यानी कि अब ये जो इन्फ्लेशन है विथ रिस्पेक्ट टू क्या है 2001-2 है। ठीक है दोस्तों, अब आइए ये किया क्यों गया, उससे आपको फायदा क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये किया क्यों गया, ये बेस ईयर जो पहले 1 अप्रैल 1981 था उसको चेंज करके 1 अप्रैल 2001 क्यों किया गया। जनरली आप जानते हैं सरकार अपने फायदे के लिए काम करती है, लेकिन ये सरकार ने आपके फायदे के लिए काम किया है। आपको पता है कि 1981 में जो प्रॉपर्टी का प्राइस था और 2001 में जो प्रॉपर्टी का प्राइस है, ऑब्वियसली जमीन आसमान का फर्क है, और धीरे धीरे प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीज होता गया एंड 2001 इज द थ्रेशोल्ड जहां से ये प्रॉपर्टी का प्राइस बूम पे आना शुरू हुआ। अब अगर किसी ने प्रॉपर्टी 81 से पहले खरीदी हुई है और उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना हो, तो क्योंकि बेस ईयर 1 अप्रैल 1981 है, तो उसको क्या निकालना पड़ेगा, 1 अप्रैल 1981 का फेयर मार्केट वैल्यू, जो बहुत कम होगा, समझ लीजिए 2 लाख एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन इसको चेंज करके अगर 1 अप्रैल 2001 कर दिया गया, तो आपको भी पता है कि इसका फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को बहुत ज्यादा था, क्योंकि प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया था, लेट अस से 5 लाख। अब वो पहले 2 लाख का कॉस्ट माइनस करता था, अब वो कितना माइनस कर रहा होगा, 5 लाख माइनस कर रहा होगा। तो करीब करीब कैपिटल गेन टैक्स में 20% का लोगों को फायदा हो सकता है अगर प्रॉपर्टी बिफोर 1 अप्रैल 1981 खरीदी गई है। अगर प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 1981 और 31 मार्च 2001 के बीच में खरीदी गई है, तो 1 अप्रैल 1981 अगर बेस ईयर था तो परचेज प्राइस को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते थे। लेकिन अब अगर बेस ईयर 1 अप्रैल 2001 हो जाता है, तो हम परचेज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर लेंगे। अगेन यहाँ पर आपको फेयर मार्केट वैल्यू का फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद खरीदी है, तब तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, सिर्फ परचेज प्राइस होगा। और यहाँ पर एक बात और बता दूं कि लैंड और बिल्डिंग का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले जो 36 मंथ था उसको रिड्यूस करके 24 मंथ्स कर दिया गया। अगेन आपको फिर से फायदा हुआ। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।